हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को रिवीजन करेंगे जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। ये क्लास 12 अकाउंटेंसी के सिलेबस में सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ये वो चैप्टर है जो कंपनी अकाउंट के सेक्शन में सारे स्टूडेंट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक परेशान करता रहता है। ये चैप्टर में जो प्रोराटा के कैलकुलेशंस है और जो फॉरफीचर रीइश्यू के केसेस है, इसमें स्टूडेंट हमेशा परेशान रहते हैं। प्लस बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, इसको लेकर भी स्टूडेंट हमेशा परेशान रहते हैं। आज के इस रिवीजन क्लास में मैं ट्राई करूंगा वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, वो आज के ही लेक्चर के एंड होते होते आपको मैं सारा क्लैरिफिकेशन कर दूंगा। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये आज का लेक्चर उन स्टूडेंट के लिए नहीं है जो इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम सीख रहे हो। ये रिवीजन लेक्चर है, इसका मतलब आज की क्लास उन लोगों के लिए है जिनको ये चैप्टर के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इस चैप्टर का ओवरऑल कॉन्सेप्ट जिसे पता है, जर्नल एंट्री जिसे आती है, सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए ये लेक्चर बनाया जा रहा है। इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट समझाऊंगा। तो अगर आपने इस चैप्टर को जरा भी नहीं पढ़ा है, इस चैप्टर के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता, तो फिर आपको रेगुलर क्लास देखना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने लेक्चर में रेगुलर क्लासेस में बहुत डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ाया है। आज का एजेंडा चैप्टर को सीखना नहीं है, चैप्टर को रिवाइज करना है। तो इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन को। चलो सब लोग अपने कॉपी में लिख लो रिवीजन। इशू ऑफ शेयर्स। स्टार्टिंग का घोषणा हो गया, ठीक है। चलो इस चैप्टर में ना मैं आप लोगों को पहले एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, ठीक है। चलो मेरे साथ साथ प्रॉब्लम नोट करो, सब लोग प्रॉब्लम नोट करो। एक्स लिमिटेड issued 80,000 equity shares of rupees 10 each at the rate rupees 13 per share to be payable as follows, ठीक है। दिस इज प्रॉब्लम 1। एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹4, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2। फर्स्ट कॉल ₹3। एक मिनट, फर्स्ट कॉल को भी ₹4 कर दो, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1। फाइनल कॉल ₹2, ठीक है। कंपनी रिसीव्ड applications company received applications for 1 lakh equity shares and excess applications were rejected, ठीक है।
all the amounts were duly collected except Mr. A, holder of 2000 equity shares, did not pay allotment and first call. And Mr. B, who was allotted 3000 shares, failed to pay first call. Final call has not yet been made by the company. Pass journal entries and prepare बैलेंस शीट। ये जो प्रॉब्लम है ये प्रोराटा वाला प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले मैं ये बता दूं। सर प्रोराटा से स्टार्ट कीजिए ना सर। नहीं, प्रोराटा से स्टार्ट नहीं करेंगे, प्रोराटा को करेंगे आज ही करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों के दिमाग से जो चीजें निकल गई है, जो थोड़े बहुत आप भूल गए हो, वो सब पहले एक बेसिक प्रॉब्लम से मैं आपको रिवीजन करा दूं, आपको याद आ जाएगा सारी चीजें। अगर दिमाग से निकल गई है तो ताजी हो जाएगी, सब ना फ्रेश हो जाएगा दिमाग में। तो वो सब कुछ तरोताजा होने के बाद जब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, याद आ जाएगा, फिर अपने जाएंगे प्रोराटा में, है ना। तो एक बार में प्रोराटा में जाके दिमाग का सन्नाटा नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो क्या करना है अपने को, एक केस दिया हुआ है, अपने को जर्नल एंट्री बनाना और बैलेंस शीट बनाना। अब ध्यान से देखना, मैं प्रॉब्लम को भी आपको समझाऊंगा, एंट्री भी समझाऊंगा, कैलकुलेशन भी समझाऊंगा और लिख के सॉल्व भी करूंगा। आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान से सुनना है, समझना है और नोट करना है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है देखो, एक्स लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी एक्स लिमिटेड ने 80,000 इक्विटी शेयर इशू किया 10 रुपया का, ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपया का, एट 13 रुपीज पर शेयर, 13 रुपया में। 10 रुपया का शेयर 13 रुपया में इशू किया गया है, यानी कि 3 रुपया प्रीमियम लिया गया है, यानी इशू प्राइस कितना है 13। कैसे, टू बी पेबल एज फॉलोज, कैसे पे करना है देखो, एप्लीकेशन पे 3 रुपया देना है, अलॉटमेंट पे 4 रुपया देना है जिसमें 2 रुपया का प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल पे फिर से 4 रुपया देना है जिसमें 1 रुपया का प्रीमियम है, फाइनल कॉल पे 2 रुपया देना है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स एंड एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन 1 लाख शेयर के लिए आया, जिसमें से एक्सेस एप्लीकेशन कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब पैसे को रिफंड कर दिया। ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली कलेक्टेड एक्सेप्ट, सारे के सारे पैसे कंपनी को ठीक ठाक से मिल गए, एक्सेप्ट, सिवाय दो दो लोगों के। वो दो महान हस्ती कौन है, एक है मिस्टर ए, होल्डर ऑफ 2000 इक्विटी शेयर, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। मिस्टर ए जिसके पास 2000 इक्विटी शेयर था, वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। नंबर बी, मिस्टर बी हु वाज अलॉटेड 3000 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल। एक दूसरा पर्सन था मिस्टर बी जिसे 3000 शेयर दिया गया था, वो फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। फाइनल कॉल हैज नॉट येट बीन मेड बाय द कंपनी, कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल नहीं किया है।
स्टोरी को हमेशा दिमाग में फिट कर लेना। प्रॉब्लम में जैसे जैसे करके बोला गया है, जिस तरीके से प्रॉब्लम की स्टार्टिंग हुई है, जिस तरीके से एंडिंग हुई है, आपको वो पूरा पिक्चर पहले माइंड में क्लियर करना है। यानी कंपनी ने एप्लीकेशन किया, अलॉटमेंट किया, फर्स्ट कॉल किया, अभी तक बस यहीं तक हुआ है काम। इसके आगे अभी कंपनी बढ़ी नहीं है, ठीक है? फाइनल कॉल अभी हुआ नहीं है। जर्नल एंट्रीज आपको पास करना है और बैलेंस शीट बनाना है। ये है सवाल। सर एक बार जर्नल एंट्री दिखा दीजिए ना, थोड़ा-सा दिमाग में तरोताजा हो जाएगा। ठीक है, देख लो। तो जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर इस शेयर एप्लीकेशन से जो पैसे आए इसको हम लोग अगर रिफंड करते हैं तो एंट्री रिवर्स हो जाता है शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। और बाकी के पैसे हम लोग क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में डाल देते हैं, शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल। इसके बाद अलॉटमेंट के इंस्टॉलमेंट को हमें पहले ड्यू करना पड़ता है। अलॉटमेंट और उसके बाद के जो भी सब्सिक्वेंट कॉल्स होते हैं उसमें सीक्वेंस रिवर्स हो जाता है। एप्लीकेशन में पहले हम लोग पैसा कलेक्ट करने का एंट्री करते हैं, बैंक वाला एंट्री, बाद में हम लोग ट्रांसफर का एंट्री करते हैं यानी कैपिटल वाला एंट्री। लेकिन अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स सीक्वेंस बदल जाता है, पहले कैपिटल वाला एंट्री करते हैं जिसको ड्यू का एंट्री बोलते हैं, बाद में हम लोग रिसीव का एंट्री करते हैं यानी कि बैंक वाला एंट्री। ये सारी चीजें डिटेल में मैंने अपने रेगुलर लेक्चर में बताया है, आप लोग को याद भी होगा, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया है, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो किसी भी चैप्टर को पढ़ा नहीं। एक सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज तो सबको होगा क्योंकि आप लोग का प्री बोर्ड ऑलरेडी आपने दिसंबर में देखा। चलो अब ध्यान से, ठीक है? तो पहले हम लोगों ने क्या किया, अलॉटमेंट को आप ड्यू करेंगे। जब अलॉटमेंट को आप ड्यू करोगे तो नॉर्मल एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर मान लो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम इंक्लूडेड है तो एक एक्स्ट्रा क्रेडिट आपको करना पड़ेगा टू सिक्योरिटीज। ठीक है, डिस्काउंट होगा तो सर शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता, ये प्रोहिबिटेड है एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। अब मान लो जब रिसीव करने का टाइम आएगा तो नॉर्मली एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन अगर किसी शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट कर दिया तो एक एक्स्ट्रा डेबिट हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग कॉल के लिए भी करेंगे, कॉल को पहले ड्यू करेंगे तो शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, और रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। कॉल इन एरियर होने पर एक एक्स्ट्रा डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। फिलहाल इतना ही है ना, इसके बाद के जो एंट्री है वो तो अपने काम के नहीं है, कॉल तक ही तो बोला ना इस प्रॉब्लम में। तो चलो हमने एंट्री देख लिया, आते हैं प्रॉब्लम में। क्या इसको कर पाओगे खुद से? करो, सब लोग करो, मैं भी कर रहा हूं। चलो सोल्यूशन। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सब लोग को ध्यान से समझते हुए चलना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना होगा देखो। एप्लीकेशन कितने का आया, 1 लाख शेयर का, और एप्लीकेशन का रेट कितना है, 3 रुपया। ठीक है ना, 3 लाख, 3 लाख। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले जो क्रेडिट किए थे ऊपर वाले एंट्री में, फर्स्ट एंट्री में, उसको यहां पर डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख। जो रिफंड हो गया, एक्सेस रिफंड हो गया ना, एक्सेस एप्लीकेशन 20,000 था, ये रिफंड हो गया, इसका पैसा लौटा देंगे। और बाकी जो 80,000 है इसका अलॉटमेंट होगा, तो 80,000 का जो पैसा है उसको शेयर कैपिटल में भेजेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60,000, और यहाँ पर 2,40,000। ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब अलॉटमेंट का जो रेट है, अच्छा याद रखना, 1 लाख का एप्लीकेशन आया था, उसमें से 20,000 हमने रिजेक्ट कर दिया, पैसा उसका रिफंड कर दिया, यानी कि अब आने वाले सारे एंट्री 80,000 के ऊपर होंगे। सिर्फ स्टार्टिंग में हमने पैसा रिसीव किया था 1 लाख, पर अभी तो हमने सेकंड एंट्री में क्या किया, उसका 20,000 का पैसा लौटा दिया, यानी अब हमारे पास 80,000 का ही पैसा है, 80,000 को ही हमने अलॉट किया है। सारी एंट्री अब 80,000 के बेसिस पे हम लोग को करना है। तो 80,000 का अलॉटमेंट का रेट कितना था,
₹4। इस ₹4 में से जो फेस वैल्यू का पोर्शन है उसको शेयर कैपिटल में डालेंगे, और जो प्रीमियम का पोर्शन है तो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम में डालेंगे। ठीक है, फिगर किस तरीके से जा रहा है ध्यान देना, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, कलर कोडिंग भी कर रहा हूं। तो 3,20,000 डेबिट में हो जाएगा, 1,60,000 शेयर कैपिटल में, 1,60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में। आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इसके बाद इसका कलेक्शन का एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिफॉल्ट हुआ है तो इसलिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हमने डेबिट किया था ऊपर वाले एंट्री में, उसको सबसे पहले यहां पर क्रेडिट कर दो, 3,20,000। इसके बाद देखो अलॉटमेंट में कौन डिफॉल्ट कर रहा है, मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास कितना शेयर था, बोलो कितना शेयर था मिस्टर ए के पास, 2,000 शेयर ना। तो 2,000 शेयर के ऊपर उसने ₹4 करके डिफॉल्ट कर दिया, कितना हो गया 8,000, नहीं मिला ना 8,000, तो कितना हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर में निकाल लो, बैंक 320 में से 8 माइनस करेंगे, 3,12,000, 3,12,000 बैंक में चला गया। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ध्यान देना फर्स्ट कॉल का बताओ रेट कितना है, 4 है ना, तो फिर से हम लोग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में इंटू 4 करेंगे। इसमें से जो फेस वैल्यू का पोर्शन है वो कितना है, फेस वैल्यू का पोर्शन कितना है बोलो, 3 शेयर कैपिटल में चला जाएगा, और प्रीमियम का जो पोर्शन है वो कितना है, 1, ये सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। अगेन यहां पर कितना हो जाएगा, डेबिट में 3,20,000 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 2,40,000, और इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम में 80 चला गया। अब हम लोग इसका रिसीव का एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो डेबिट हुआ था पहले उसको क्रेडिट कर दो, 3,20,000 इधर। इसके बाद डेबिट में कितना जाएगा, फर्स्ट कॉल में किसने किसने डिफॉल्ट किया है, ए ने भी बी ने भी। ए के पास था 2,000 शेयर, बी के पास कितना था 3,000 शेयर, यानी कि फर्स्ट कॉल में टोटल डिफॉल्ट हुआ है 5,000 शेयर के ऊपर ₹4 के रेट से, कितना हो गया 20,000, यानी कलेक्शन कितना हुआ है 3 लाख। यहां तक एंट्री सबको क्लियर है। फर्स्ट कॉल के बाद स्टोरी यहां पर एंड हो जाती है, प्रॉब्लम यहां पर खत्म हो जाता है, यानी इसके आगे प्रॉब्लम बढ़ा नहीं है, फाइनल कॉल अभी हुआ नहीं है, फाइनल कॉल के बाद की भी कोई कहानी है नहीं। यहां तक सबको क्लियर है। तो एंट्री वाला पार्ट हो गया हमारा। अब बोला जा रहा है बैलेंस शीट बनाइए, तो बैलेंस शीट में यहां पर बना रहा हूं। अच्छा सुनना, बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को डिटेल में दिखाने के लिए एक नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट मैं अलग से बनाऊं या यहां पर इसके साथ ही मैं दिखा दूं, मैं इसके बगल में ही बना देता हूं। ठीक है, चलो बैलेंस शीट, ठीक है, चलो बैलेंस शीट। ठीक है, ध्यान से देखना बैलेंस शीट। हाँ, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, अमाउंट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये फर्स्ट साइड है, इक्विटी साइड जिसको हम लोग बोलते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें सबसे पहला जो हेडिंग आता है वो क्या आता है,
शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर दो चीजें आती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल, नंबर बी में लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस में एक ही चीज है, तो रिजर्व के लिए मैं नोट नहीं बना रहा हूं, ठीक है, बिकॉज रिजर्व में यहां पर एक ही चीज है। कौन सा रिजर्व है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन रिजर्व में इसके अलावा मान लो बाद में जब हम लोग फॉरफीचर वगैरह करेंगे तो और भी एक आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, तो हम लोग उसके लिए चाहे तो नोट बना सकते हैं, ठीक है। बेटर होता है नोट्स ही बनाना, पर अभी फिलहाल मैं नोट नहीं बना रहा हूँ टाइम को बचाने के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पर मैं नोट जो बना रहा हूँ वो सिर्फ मैं बना रहा हूँ किसके लिए? शेयर कैपिटल के लिए। तो मैंने लिख दिया नोट नंबर 1। अब मैं यहाँ पर इसको एंड कर रहा हूं और यहां पर मैं बना रहा हूं नोट्स टू अकाउंट्स। पर्टिकुलर्स अमाउंट हो गया। तो पहला क्या है? शेयर कैपिटल। जब हम लोग शेयर कैपिटल लिखते हैं ना नोट में, इसके अंदर बहुत सारी हेडिंग आती है। सबसे पहला नंबर ए, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल प्रॉब्लम में बोला नहीं गया है, तो अपने यहाँ पर बस ऐसे मान कुछ लिख दे क्या, या मतलब तुम लोग ऐसे समझ जाओगे? कितना कंपनी ने इश्यू किया? 80,000 इश्यू किया ना। मैं मान लेता हूं 1 लाख है, ठीक है। तो अभी फिलहाल तुम लोग इसी तरीके से लिख लो, इक्विटी शेयर्स। तो यहां पर मैं अपने मन से मान ले रहा हूं ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो 1 लाख इक्विटी शेयर है एट द रेट ₹10 ईच, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम में मैंने लिखा नहीं था तो मैं यहां पर अज्यूम कर ले रहा हूं। तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितना हो गया? टोटल 10 लाख हो गया। टेन लाख हो गया। इसको हम लोग क्लोज कर देंगे डबल लाइन से। क्लोज करने का मतलब इसका कहानी खत्म है, इसमें और कुछ नहीं करना। नंबर बी, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल तो हमारे पास है, कितना इशू किया हमने? 80,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। कितना हो गया? इशूड कैपिटल मतलब हमने 8 लाख का शेयर इशू किया। 8 लाख का शेयर हमने इशू किया। तो आपके पास कंपनी में जितना अथोराइज्ड था उसी के अंदर आपका इशूड होना चाहिए। ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती है। तो ऑथराइज्ड 1 लाख शेयर था, आपने इशू 80,000 शेयर किया, ठीक है। अब जो आपने इशू किया क्या वो सब्सक्राइब हुआ? और अगर सब्सक्राइब हुआ तो क्या उसका पेमेंट हुआ? तो अब इशूड के बाद नेक्स्ट नंबर आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का। तो हम लोग लिखेंगे नंबर सी में सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल पहले अलग तरीके से लिखा जाता था, पर अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ उसके हिसाब से अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल को 2 पार्ट में लिखना पड़ता है। कैसे लिखना पड़ता है? 2 पार्ट में। सब्सक्राइब्ड के अंदर जिनका पैसा आपको मिल गया वो अलग से दिखाओ, और जिनका पैसा नहीं मिला वो अलग से दिखाओ। तो अभी ध्यान देना सबको जिनको बैलेंस शीट में प्रॉब्लम होता है। सब्सक्राइब कैपिटल मैंने हेडिंग दे दिया। अब इसमें चाहो तो रोमन 1 रोमन 2 वैसे देके या बुलेट फॉर्म में ऐसे देके लिख सकते हो। अब देखो सब्सक्राइब कैपिटल 80,000 में से 2 लोगों ने डिफॉल्ट किया, एक मिस्टर ए जिनके पास 2,000 शेयर थे, एक मिस्टर बी जिनके पास 5,000 3,000 शेयर थे।
तो टोटल ए और बी का मिलाकर 5,000 शेयर का पूरा पैसा नहीं मिला। मिला क्या? नहीं मिला। तो अब ध्यान से देखना कैसे लिखना है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, इसमें हम लोग लिखेंगे 75,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 each, फिर ऐसे सेमीकोलन का साइन देना, सेमीकोलन, ठीक है, कॉमा नहीं, सेमीकोलन। सर कॉमा दे देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं होगा। तुम कॉमा भी नहीं दोगे, सेमीकोलन भी नहीं दोगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सब के लिए आपको अकाउंट्स के एग्जाम में टीचर ना नोटिस करने वाले हैं ना मार्क्स काटने वाले हैं, पर जो प्रेजेंटेशन है वो सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब क्या होता है सर? पॉज। मतलब जब बोलते बोलते अगर 1 मिनट के लिए मैं पॉज ले रहा हूँ तो एक तरह समझ लो वो लिखते समय वो सेमीकोलन वो पॉज है। तो 75,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। अभी फाइनल कॉल नहीं हुआ ना, कितना है फाइनल कॉल का रेट देखो तो, ₹2 है क्या? तो लिखो ₹8 कॉल्ड अप, क्योंकि फाइनल कॉल अभी हुआ ही नहीं है। तो फाइनल कॉल जो है वो अनकॉल्ड है। अनकॉल्ड का मतलब अभी कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगा है, अभी फाइनल कॉल हुआ नहीं है। तो कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप वैल्यू सिर्फ ₹8 है। तो इसका जब वैल्यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सर? इसका वैल्यू जब लिखेंगे ना तो इस नंबर ऑफ शेयर को, ठीक है, देखो इधर दिखा रहे हैं, ये जो नंबर ऑफ शेयर है ना इसको ये कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि 10 तो अभी कंपनी ने मांगा ही नहीं है, तो शेयर होल्डर थोड़ी देंगे ₹10। कंपनी जितना मांगेगी उतना ही देंगे ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 75,000 इंटू 8 कितना होता है एक बार बताना तो, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे मान लो 75,000 इंटू 8 कितना हो रहा है? 6 लाख। तो यहां पर लिख दो 6 लाख, इसको क्लोज मत करो। आएंगे, अभी सारा आएंगे, तुम परेशान मत हो। सिर्फ जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे सुनते चलो। और कोई इफ एंड बट मत लाओ, कोई नया केस अभी दिमाग में मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो भी केसेस आएगा अभी मैं आज ही इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सारा केसेस बना देंगे, अभी टेंशन मत लो। ये समझ में आया पहले? अब आगे देखो, दूसरा बुलेट, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, इसमें कितना है? 5,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 each, ₹8 कॉल्ड अप। 5,000 इंटू 8 कितना होता है? फर्स्ट कॉलम में लिखना, फर्स्ट कॉलम। तुम लोग का ध्यान है ना, 2 कॉलम बनाए देखो। फर्स्ट कॉलम में लिखो 40,000 लेस कॉल्स इन एरियर। कितना है कॉल्स इन एरियर बोलो, दोनों का मिलाकर। पहले का कितना था? 8 था क्या? 8,000 और 20,000 था ना दूसरे का, तो टोटल कितना हो गया? 28,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12,000। 6 लाख 12,000। अब इसको डबल लाइन से क्लोज करो। एक बार देखो तो ये बैलेंस शीट का ये समझ में आया क्या? शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन सब लोग एक बार देखना, ये समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आया? तो अपने, हाँ हाँ भाई, कर रहे बाबू कर रहे, तुम टेंशन मत लो, समझो ध्यान से।
तो 6,12,000 इधर लिखना है, ध्यान से देखना कितना लिखेंगे, 6,12,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा गया यहां तो हम लोग जर्नल से ही देख लेंगे, ध्यान से देखना। जर्नल में सिक्योरिटी प्रीमियम एक बार क्रेडिट हुआ है यहाँ 1,60,000 और दूसरा क्रेडिट हुआ है यहाँ पर 80, है ना। तो टोटल कितना हुआ, 2,40,000 ना। ठीक है, तो ये लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया। इसके बाद अब हम लोग यहां पर लिखेंगे बैलेंस शीट एसेट्स, और एसेट के अंदर में करंट एसेट्स के अंदर लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगेन यहां पर एक ही चीज है, तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं कैश एट बैंक, क्योंकि इसके लिए अलग से नोट बनाएंगे, फिर से समय लगेगा, तो समय को बचाने के लिए एक आइटम जहां पर हो ना वहां डैश देके लिख दो, कम से कम 2 आइटम हो तो बेटर है, उसके लिए नोट बना लो। अब कैश एट बैंक यहां पर कितना होता है देखो तो 8,52,000 हुआ तो लायबिलिटी साइड में। अब जर्नल एंट्री में आ जाओ, जहां जहां भी बैंक डेबिट हुआ है उसको प्लस करते जाओ, और जहां जहां बैंक क्रेडिट हुआ है उसको माइनस करते जाओ। तो तुम देखो यहां पर मैं यहां पर कर रहा हूं, बैंक यहां पर डेबिट हुआ 3,00,000 से प्लस, फिर यहां पर 60,000 इसको माइनस, फिर यहां पर 3,12,000 प्लस, फिर यहां पर 3,00,000 प्लस, सबको प्लस करो कितना हो रहा है, 9 में से 60 गया तो कितना बचा, 840, 852, 852, हाँ तो 852 हो गया। ठीक है, 8,52,000। तो बैलेंस शीट हमारा टैली हो गया। तुम लोग को समझ में आ रहा, देख लो एक बार, ये पहले देख लो समझ में आया, प्लस माइनस। जहां जहां बैंक डेबिट हुआ वो आपको प्लस करना है, जहां जहां पर बैंक क्रेडिट हो रहा मतलब वो पैसे जा रहे हैं वो आपको माइनस करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना, कैश एट बैंक लिख देना है और उसके बाद उसका टोटल दिखा देना है। ये बैलेंस शीट सबको क्लियर है क्या, क्लियर है। आगे बढ़े, अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम में। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस हम अपना मैनेज कर ले। लिखो प्रॉब्लम 2, in continuation with above problem 1, company forfeited all the shares of Mr. A. Company forfeited all the shares of Mr. A. Pass journal entry and prepare balance sheet. अब इसके लिए यहां पर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। अब यहां पर सेम प्रॉब्लम है जो हमने अभी किया,
पर अभी बोल रहा है कि मिस्टर ए का फॉरफीचर हो रहा है, ठीक है। मिस्टर ए का पास कितना शेयर था देखो तो, प्रीवियस प्रॉब्लम में 2000 शेयर था। अगर उसका फॉरफीचर करेंगे, जर्नल एंट्री, अक्षय बोलो फॉरफीचर का जर्नल एंट्री जल्दी, फास्ट। तो इसको याद आ गया, बोलो। यस ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अक्षय तुम अमाउंट बताना। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट क्यों कर रहे हैं, कौन बताएगा? यस, कौन सा प्रीमियम अनपेड है? देखो ठीक से। ए का अलॉटमेंट सिर्फ अनपेड है या फर्स्ट कॉल भी अनपेड है? तो दोनों ही तो अनपेड है ना। चलो, कौन किसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मेरे को फिगर बताया है? बोल भाई। गलत हो गया ना, हो गया ना गलत। 2000 इंटू 10 नहीं होगा, 2000 इंटू 8। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग कॉल्ड अप वैल्यू लेते हैं। दिस इज कॉल्ड अप वैल्यू। किसके किसके दिमाग में ये 10 आया था, ईमानदारी से बताओ, रेज योर हैंड। हाँ, किसी किसी के दिमाग में अभी तक सर फिल्टर नहीं किए थे इतना, थोड़ा सा। चलो ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना होगा बोलो? 2000 इंटू 3, 3 रुपया का प्रीमियम अनपेड रह गया, क्योंकि दोनों इंस्टॉलमेंट फेल किया ना मिस्टर ए ने। अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तो अलॉटमेंट का 2 रुपया का प्रीमियम, फर्स्ट कॉल का 1 रुपया का प्रीमियम, तीनों रुपया वो नहीं दिया, ठीक है। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, अनपेड अमाउंट। और इसका मतलब क्या होता है, पेड अमाउंट। चलो अब इसके हेल्प से बताओ, कॉल्स इन एरियर बोलो। 2000 इंटू 8, और ये 2000 इंटू 3। देखो, ये समझ में आया क्या? सब लोग ध्यान से देखना। जो अमाउंट पे कर दिया शेयर होल्डर ने, मिस्टर ए ने, वही तो कंपनी फॉरफिट करेगी ना। फॉरफिट करने का मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना, कंट्रोल अपने कंट्रोल में ले लेना, इसको बोलते हो फॉरफिट कर लेना। तो कंपनी फॉरफिट करेगी वही अमाउंट जो शेयर होल्डर ने पे किया। शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन पे किया 3 रुपया करके, तो 2000 इंटू 3 फॉरफिट हो गया। और बाकी तो शेयर होल्डर ने पे ही नहीं किया। अलॉटमेंट का 4 रुपया, फर्स्ट कॉल का 4 रुपया पे नहीं किया, तो इसीलिए 8 रुपया कॉल से एरियर है। 10 सेकेंड का टाइम लो, एक बार एंट्री को देखो, फिगर को देखो। अब इस चीज के होने के बाद बैलेंस शीट में क्या चेंज आएगा? तो अब बैलेंस शीट में हर एक बार मैं इतना बड़ा कंप्लीट बनाऊंगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ ना अब मैं ये वाला पार्ट बना दूंगा। ऑथराइज्ड इशूड सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा है? अपने को बस ये वाला जो पोर्शन है ना, देखो जिसको मैंने डब्बे में डाला है, बस मैं ये बता दे रहा हूं ताकि तुम लोग को समझ में चेंज कैसे हो रहा है। अब इसका बैलेंस शीट एग्जाम में तो ऐसा केस तोड़ के नहीं आएगा ना। अभी मेरा पर्पस एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा है और समझा रहे सारा केसेस। एग्जाम में तो ऑब्वियसली एग्जाम के लिए तो दिखा दिया ये वाला ना, और इसके पहले हम लोग मेन क्लासेस में तो बहुत सारा सम्स किए। तो एग्जाम में पूरा ही करना है, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं, बड़ा क्वेश्चन आएगा, ऐसा टुकड़ा टुकड़ा में नहीं आएगा। अरे भाई कर ना, समझ ना, क्या बकवास कर रहा है? रिवीजन क्लास है, जल्दी जल्दी चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यू क्या, बड़ा क्वेश्चन क्या, वो तो खुद ही कर लेगा।
बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। अब यहां पर देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अच्छा एक मिनट ध्यान से सुनना। कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट कर लिया, अब वो मार्केट में इशूड है क्या? इशूड में भी चेंज आ जाएगा। तुमको समझ में आया? कंपनी ने पहले कितना इशू किया था? 80,000 किया था, तो उसमें से कितना फॉरफिट कर लिया? 2,000। तो अब इशूड कितना है? 78। तो यहां पर देखो, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखो कॉपी में अपना, इशूड कैपिटल। $78,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 each, 7,80,000। क्योंकि जो फॉरफिट हो गया, कंपनी ने मार्केट से वो शेयर वापस विड्रॉ कर लिया। फॉरफीचर का मतलब होता है कंपनी ने मार्केट से वो शेयर विड्रॉ कर लिया, तो अब वो इशूड में नहीं आएगा। अब इशूड कितना है? सिर्फ 78 है। ठीक है, 78 क्लोज करो। इसके बाद लिखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इसमें दो पार्ट है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कितना है? 75,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10। ₹8 कॉल्ड अप। 75 इंटू 8 कितना हुआ था? निकाले थे ना? कितना हुआ था? हाँ, 6 लाख। तो यहां पर सेकेंड कॉलम में लिखो 6 लाख। क्लोज मत करना। तुम लोग को कई बार हम मॉक टेस्ट में, टेस्ट कॉपी में चेक करते हैं ना, तुम लोग जहां तहां अंडरलाइन मार देता है। हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करो। अंडरलाइन का भी कुछ मतलब होता है। अंडरलाइन का मतलब आप उस पार्ट को एंड कर रहे हो। सिंगल लाइन का मतलब टोटल वोटल करने के लिए। डबल लाइन का मतलब हो गया वो कैलकुलेशन एंड हो गया, उसके बाद और कुछ नहीं। तो हमेशा ये सिंगल लाइन डबल लाइन कहाँ कैसे करना है नहीं करना, अनभट्टा में मत मारा करो। क्लास में पढ़ाते समय बेस्ट प्रेजेंटेशन तुम लोग को सिखाते हैं। जो एकदम एग्जाम में लिख दो तो टीचर पेन नहीं चला पाएगा, और तुम लोग इतना गंदा लिखता है कि क्या बोले। कॉन्सेप्ट खराब, कैलकुलेशन का कोई मतलब हिसाब किताब नहीं है, और प्रेजेंटेशन का कोई सर पैर नहीं है। मतलब इतना चारों तरफ से टीचर को बोलते हो मेरा नंबर काट। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं करने का है। चलो देखो दूसरा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। बोलो सुभाशीष, कितना आएगा इसमें? 3,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 each, ₹8 कॉल्ड अप। फर्स्ट कॉलम में लिखना 24,000 लेस कॉल्स इन एरियर। ये किसका है सुभाशीष? बी का कितना शेयर था? 3,000। उसमें से वो डिफॉल्ट कितना किया था? ₹4 ना। फर्स्ट कॉल सिर्फ डिफॉल्ट किया ना वो। फर्स्ट कॉल कितना? ₹4 का था। हाँ, तो फर्स्ट कॉल का ₹4 कितना हो गया? 12। यहाँ कितना बचा? 6,12,000। हुआ? इसके बाद शेयर फॉर फीचर।
अलग से लिखाया जाता है। शेयर फॉर फीचर तो हम लोग जनरल में किए ना अभी, 2000 शेयर के ऊपर 3 रुपया करके। छह हजार। ठीक है। हाँ, नोट्स अकाउंट का ही तो पार्ट है ये पूरा। हाँ, बता। 2000 इंटू 3। ये ठीक है। तो बैलेंस शीट में कितना आएगा बोलो? ये थोड़ा सा ऐसे दिखा रहे हैं, ऊपर बैलेंस शीट लिखे हैं, पर है ये एक्चुअली में नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर बैलेंस शीट दिखा रहे हैं, नीचे फिर से लिख रहे हैं बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आएगा नंबर ए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना आएगा बोलो? 6,18,000। ये तुम्हारा हो गया नोट 1। प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहे, बस ऐसे लिख रहे। फिर नंबर बी रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें क्या आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम पहले कितना था? 2,40,000। उसमें से 6,000 माइनस कर दो। कितना आता है बोलो? 2,34,000। टोटल कितना होता है बोलना? कितना आ रहा है ये का? 6, 7, 8 लाख। 52 आ रहा है ना? और बैंक में भी सेम ही आएगा। बैंक में सेम क्यों आएगा? क्योंकि फोर फीचर के एंट्री के वजह से बैंक में कोई अंतर नहीं होता है। बैंक का ना कोई पैसा आ रहा ना कोई पैसा जा रहा है, बैंक बैलेंस तो सेम ही रहेगा ना। फोर फीचर के एंट्री में देखो तो बैंक में कहीं डेबिट क्रेडिट है क्या? हो गया?
एक बार आगे बढ़ने के पहले देखो, अच्छा ये ऊपर का जो पोर्शन है ना, इसको मैंने यहाँ पर बैलेंस शीट लिख दिया था, तो एक काम करो तुम लोग, इसको ना नोट्स टू अकाउंट अगर लिख लो तो ज्यादा बेटर है। अब आगे बढ़ने के पहले ना 1 मिनट का टाइम लो। जर्नल एंट्री तो तुम लोग देख ही चुके हो फॉर फ्यूचर के, एक बार बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में कैसे इंपैक्ट पड़ा, बैलेंस शीट में क्या क्या चेंज आया, कैसे आया, बोलो। कहाँ हुआ फॉरफिट? प्रीमियम वंस पेड कैन नॉट बी फॉरफिटेड। हम्म, ये पेड कहाँ है? 6,000 पेड है, वही तो तुम बोल रहे हो, प्रीमियम वंस पेड, ठीक है, अनपेड है। तुम इसको खुद ही सोचो, फिर बाद में बताएंगे। आएगा वो, तुम्हारा वाला केस भी आएगा, समझ में आएगा, पहले ये समझो। ये यहां तक समझ में आया तुम लोग को? ये 6,000 का प्रीमियम अनपेड है, पेड नहीं है, इसीलिए उसको माइनस कर। हो गया, आगे बढ़े। प्रॉब्लम 3। हाँ, प्रॉब्लम 3 लिखो कॉपी में। इन कंटिन्यूएशन with above problems 1 and 2, company made final call and forfeited the shares of Mr. B upon his failure to pay the same. Pass journal entry and prepare balance sheet. चलो, अब हम लोग क्या करेंगे? गुलाबी रंग का इस्तेमाल करेंगे। चलो, फाइनल कॉल हुआ। फाइनल कॉल का पहले क्या एंट्री करते हैं? ड्यू का एंट्री। फिर क्या करते हैं? उसका रिसीव का एंट्री। तो सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें तो कोई प्रीमियम नहीं है, तो कितना होगा बोलो तो, बोलो अक्षय जल्दी, जल्दी से बताओ कैलकुलेशन। अंतरिक्ष बोलो, कैलकुलेशन बोलो जल्दी जल्दी। फाइनल कॉल का रेट कितना, शेयर कितना, जल्दी बोलो। शेयर करेक्ट। ये सुनो और फॉलो करो। 78,000 इंटू 2, बताओ कितना आ रहा है कैलकुलेट करके।
1,56,000। कोई मुझे बता सकता है 78 क्यों? सुमिता बोलो, 78,000 क्यों लिए? हाँ, जोर से। नहीं, कौन बताएगा? जो फॉरफिट हो गया ना, जो शेयर, उसके ऊपर थोड़ी फाइनल कॉल होगा। कंपनी ने मिस्टर ए का 2000 शेयर फॉरफिट कर लिया, मतलब वो शेयर खत्म हो गया मार्केट में, वो शेयर होल्डर भी खत्म हो गया। कंपनी ने मार्केट से वो शेयर एक तरीके से विड्रॉ कर लिया, अब वो शेयर है ही नहीं मार्केट में। तो फॉरफीचर जिस शेयर का हो चुका है, क्या उससे भी हम लोग वापस ए से शेयर लेने के बाद भी ए से फाइनल कॉल मांगेंगे क्या? ऐसा होगा? तो अब जो फाइनल कॉल होगा वो फॉरफिटेड शेयर पे नहीं होगा। तो 2000 हटा दो, बाकी 80 में से 2 गया, 78 के ऊपर फाइनल कॉल होगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल 1,56,000। कॉल्स इन एरियर यहां पर मिस्टर बी ने किया 3000 इंटू 2 रुपया था ना, तो ये कितना हो गया? 6,000, यहाँ हो गया 1,50,000। अब ये होने के बाद कंपनी ने क्या किया? फॉरफिट कर लिया। अब जैसे ही कंपनी फॉरफिट करेगी, फिर से क्या होगा? फिर से एंट्री होगा फॉरफीचर का। क्या एंट्री होगा? वही जो ऊपर किए थे पहले, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसी का इसका अमाउंट बताना। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। सब लोग मन में सोचो, रिश्का ट्राई करो जल्दी। बोलो शेयर कैपिटल में कितना? कैलकुलेशन भी तुम बता दो कि दिस इंटू दिस चलेगा। बोलो। कोई और जल्दी, शेयर कैपिटल का अमाउंट 3000 इंटू 3000 इंटू कितना? 10। 2 नहीं होगा, 10। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना होगा? 3000 इंटू 1। करेक्ट, क्योंकि मिस्टर बी ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल फेल किया है। तो फर्स्ट कॉल में 1 रुपया का प्रीमियम था, वो फेल हो गया। अलॉटमेंट तो वो दिया है ना, तो अलॉटमेंट का प्रीमियम भी दे दिया। अब तुम्हारा वो सेंटेंस आएगा शेयर फॉर फीचर में। समझ में आ रहा? अभी देखो यहां पर आएगा। कॉल सिनेरियर में कितना होगा? बोलो। 3000 इंटू 4 और 2 6। यहां पर कितना आएगा? 3000 इंटू 5। ठीक बोला। तुमको समझ में आया अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं? खुद ही समझ गया तो बोलने के पहले। ये है पेड अमाउंट और ये है अनपेड अमाउंट। ध्यान से सुनना, मिस्टर बी ने पे कौन कौन सा किया था? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। एप्लीकेशन दिया था कितना? 3 रुपया। अलॉटमेंट दिया था कितना? 2+2, 4 रुपया। अलॉटमेंट 4 रुपया दिया था, लेकिन जब फॉरफीचर करेंगे तो फॉरफीचर सिर्फ हम लोग किसका करेंगे? 3 और 2 का करेंगे, प्रीमियम का नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो शेयर फॉर फीचर में जो अमाउंट जाएगा वो कितना जाएगा? 3000 इंटू 5। शेयर फॉर फीचर में कितना जाएगा? 3000 इंटू 5। इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, क्योंकि जैसा कि उसने अभी बताया, अंतरिक्ष ने, प्रीमियम वंस पेड कैन नॉट बी फॉरफिटेड। समझ में आया? ये जब चैप्टर को सिखा रहे थे, मेरा गोल्डन स्टेटमेंट था, मैंने बोला था इसको दिमाग में डाल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ये गलती कराता है, पर तुम उसका रॉन्ग एप्लीकेशन कर दिए थे। इस केस में वो एप्लीकेबल है। जो डेबिट हो रहा है उस केस में नहीं है। जो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो रहा है उसके लिए नहीं है। वो सिक्योरिटी प्रीमियम तो ऑलरेडी अनपेड है, पेड का है। समझ गया? तो देखो, ध्यान से देखो सब लोग।
नहीं देखो, छोटा छोटा सा ये सिली मिस्टेक होता है ना, इसके वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज भी होता है और एग्जाम में नंबर जाता है। देखो ध्यान से, सब लोग देखो यहाँ पर, मिस्टर बी ने पे किया था कितना, एप्लीकेशन का 3 रुपया, अलॉटमेंट का पे किया था टोटल 4 रुपया, लेकिन उस 4 में 2 रुपया प्रीमियम था। तो जब हम लोग फोरफिट करेंगे ना, तो फोरफिट तो वही करेंगे ना जो बी ने पे किया था। तो एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 4, टोटल हो रहा है 7, लेकिन फोरफिट 7 नहीं करेंगे, फोरफिट करेंगे सिर्फ 5, क्योंकि 2 रुपया तो प्रीमियम है। तो इसीलिए देखो डब्बा में जो डाले ना 3+2, यही फोरफिट होगा। इसीलिए तुम देखो टू शेयर फॉर फीचर में हम कितना लिखे, 3000 इंटू 5। समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में आया? किसको किसको जेन्युइनली समझ में आया? टू शेयर फॉर फीचर में मैंने लिखा 3000 इंटू 5, ये 5 के अंदर है 3 रुपया एप्लीकेशन का, 2 रुपया अलॉटमेंट का फेस वैल्यू वाला। सब लोग फिर से सुनो क्या बोले। टू शेयर फॉर फीचर में जो मैंने लिखा 3000 इंटू 5, वो 5 क्या है, वो 3 रुपया एप्लीकेशन का है, 2 रुपया अलॉटमेंट का फेस वैल्यू वाला है, प्रीमियम नहीं लिए उसमें, बिकॉज प्रीमियम वंस पेड कैन नॉट बी फॉरफिटेड। वही जो सिखाए थे मेन क्लास में। अब ऊपर में जो तुम देखो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट किए हैं 3000 इंटू 1, यह है अनपेड प्रीमियम। कौन सा अनपेड प्रीमियम? मिस्टर बी ने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, तो फर्स्ट कॉल के साथ 1 रुपया का जो प्रीमियम था वो अनपेड रह गया, वो डेबिट हुआ है 3000 इंटू 1। और जो कॉल्स इन एरियर में मैंने लिखा 3000 इंटू 6, ये 6 रुपया कौन सा है, अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट मतलब मिस्टर बी ने कौन कौन सा पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल 4 रुपया और फाइनल कॉल 2 रुपया, 4 और 2 6 रुपया। बस मुझे लगता है रिवीजन क्लास के हिसाब से मैंने अच्छा खासा ही एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब इसके बावजूद भी अगर किसी को नहीं समझ में आया, कृपया आप लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करें। रिवीजन लेक्चर देखने का समय नहीं है, कॉपी से रिवाइज करें। चलो इधर कितना हो जाएगा अमाउंट बोलो, 30,000, इसके बाद 3,000, कितना हो जाएगा, 18,000, 15,000। याद रखना है कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए। मॉक टेस्ट में कई स्टूडेंट का ये भी गलती हुआ है, जर्नल एंट्री बनाया, डेबिट का अमाउंट कुछ और है, क्रेडिट का अमाउंट कुछ और है। ये एकदम बेसिक मिस्टेक है, ये नहीं करना है। डेबिट और क्रेडिट का सबका टोटल क्या होना चाहिए, हर एंट्री का सेम होना चाहिए। मालूम है तो, मालूम है तो भाई सबको? हाँ ठीक है। ऐसा कोई एंट्री हो सकता है क्या, डेबिट में आ रहा है 20,000 और क्रेडिट में आ रहा है 25,000? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कभी। ठीक है चलो, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फिर से बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जब बनाएंगे ना, देखो एवरी टाइम मैं बैलेंस शीट क्यों बना रहा हूं, तुम लोग को हेक्टिक लग रहा होगा, पर अगर एग्जाम में आता ना किसी भी स्टेज में बैलेंस शीट दे देगा तो बनेगा नहीं। इसलिए बैलेंस शीट में बना रहा हूं ताकि तुम लोग इफेक्ट देख सको हर एक स्टेज में कैसे बैलेंस शीट बदल रहा है। ठीक है, अब अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या होगा, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ना दिखाते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, एक एक करके चलो, सीधा नोट्स टू अकाउंट ही दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट में यहां पर हम लिख रहे हैं नोट्स टू अकाउंट। बैलेंस शीट नहीं बना रहे, सीधा नोट्स टू अकाउंट बना रहे। ठीक है, सबसे पहला नोट्स टू अकाउंट क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल तो सेम ही रहेगा, इशूड कैपिटल बदल जाएगा। तो हम यहां पर लिख रहे हैं ऑथराइज कैपिटल से नहीं लिख रहे। ठीक है, यहां पर हम लिख रहे हैं इशूड कैपिटल से, नंबर ए इशूड कैपिटल। ठीक है, हालांकि नंबर ए क्या होता है, ऑथराइज्ड होता है, पर अभी हम लिख रहे हैं इशूड से। तो लिखो इशूड कैपिटल, अक्षय बोलो कितना होगा, कितना होगा सुमिता? 75 ना। जो फोरफिट हो गया वो कैपिटल से तो घट गया, पहले 2,000 फोरफिट हुआ था, अभी 3,000 फोरफिट हुआ, तो अब मार्केट में कितना शेयर है, 75। तो इशूड अभी माना जाएगा 75,000 इक्विटी शेयर्स। जो मार्क इशूड का मतलब अभी मार्केट में कितना इशूड है, तो अभी मार्केट में कितना इशूड है, 75,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 each। सेकेंड कॉलम में 7,50,000 डबल लाइन से क्लोज। अब इसके बाद लिखेंगे नंबर बी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है,
सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसमें क्या आएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, कितना? 75,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। यहां पर लिखेंगे क्या? ₹8 कॉल्ड अप। अब तो पूरा कॉल हो गया ना फाइनल कॉल, अब ₹8 कॉल्ड अप नहीं है, अब पूरा ₹10 कॉल्ड अप है, तो बस कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। क्या कॉल सिनेरियर यहां पर माइनस करेंगे? नहीं। क्यों नहीं माइनस करेंगे? कौन बताएगा? बोलो। जो कॉल इन एरियर है वो तो रिवर्स हो गया ना। तुम लोग को वो 3 महत्वपूर्ण घटनाएं याद है जो सिखाए थे इस चैप्टर में? एक स्टोरी, फिल्मी स्टोरी सुनाकर कि मूवी में 3 हीरो होता है, एक मरता है, दूसरा आता है, दूसरा मरता है, तीसरा आता है। तुम लोग को याद है? जो स्टूडेंट रिवीजन क्लास को सिर्फ देख रहे हो, आपको ये नहीं समझ आएगा, क्योंकि मैंने मेन क्लास में अपने रेगुलर लेक्चर में बहुत ही डिटेल में एक एग्जांपल और स्टोरी के माध्यम से ये कॉन्सेप्ट को समझाया था। तुम लोग उस समय तो स्टोरी सुनने के टाइम पे एंजॉय किए, फिर भूल गए स्टोरी। किसको याद है वो स्टोरी? बोलो। जब कॉल्स इन एरियर होता है तो कॉल्स इन एरियर डेबिट में हम लोग लिखते हैं। जब उसके बाद फॉरफीचर होता है ना, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट रिवर्स हो जाता है, क्रेडिट में चला जाता है, वो खत्म हो जाता है, और उसके जगह पे किसका आगमन होता है? शेयर फॉरफीचर का, हीरो नंबर 2, शेयर फॉरफीचर अकाउंट आ गया। तो यहां पर कोई कॉल इन एरियर नहीं है, खत्म हो गया। यहां पर कितना होगा? 7,50,000। और इसके बाद यहां पर आएगा नंबर 3, शेयर फॉरफीचर। तो देखो कितना कितना शेयर फॉरफीचर था। पहले मिस्टर ए का जो था 6,000 और मिस्टर बी का 15,000, 6,000 और 15,000। ए का 6,000, बी का 15,000, कितना होता है? 21। 7,71,000, ये हो गया शेयर कैपिटल। नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। पहले कितना था सिक्योरिटी प्रीमियम? देखो तो, सिक्योरिटी प्रीमियम था 2,40,000। 2,40,000 में से ओरिजिनली जो सिक्योरिटी प्रीमियम था 2,40,000 था ना, इसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम हमने माइनस किया, एक बार 6,000 और एक बार 3,000, है ना? 6,000 और 3,000, ये अनपेड प्रीमियम है। 9,000 चला गया, कितना बचा? 2,31,000 ना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक। तो देखो, जब मिस्टर ए का और फीचर हुआ था, तब तो बैंक बैलेंस पे कोई असर नहीं पड़ा था। क्यों नहीं असर पड़ा था? क्योंकि फॉरफीचर में तो कोई बैंक का ना इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है, ना बैंक बैलेंस बढ़ता है ना बैंक बैलेंस घटता है। फॉरफीचर की वजह से बैंक बैलेंस पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जर्नल एंट्री में तुम देखो ना, फॉरफीचर के एंट्री में कोई बैंक आता है क्या? बैंक अकाउंट नहीं आता है। तो इसीलिए हमने यहां पर देखा था बैंक कितना था, 8,52,000। तुम देखो 8,52,000 था ना, पहले भी तुम देखो 8,52,000 था। यहाँ पर देखो सब लोग, बैंक बैलेंस था ना 8,52,000। प्रॉब्लम 1 में 8,52,000 था, प्रॉब्लम 2 के बाद भी बैंक बैलेंस सेम ही है 8,52,000, क्योंकि फॉरफीचर की वजह से बैंक बैलेंस में चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम 3 में तो फाइनल कॉल का पैसा आया ना, कितना आया बैंक अकाउंट डेबिट में? 1,50,000। तो 8,52,000 जो पहले से था हमारा, 8,52,000 पहले से था, तो इसमें प्लस कर दो 1,50,000 जो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। कितना आ रहा है? 8,00,000, 9,00,000, 10,00,000, 2,000।
10,02,000। तुम लोग को देखो तो ये समझ में आया क्या, ये सारा फिगर? पहले हमारा पिछला बैलेंस शीट में हमारा कैश एट बैंक कितना था? 852 था। और अभी फाइनल कॉल का कितना पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट में? 1,50,000 आया। जनरल एंट्री में देखो आया। 150 बैंक में ऐड हो गया। टोटल बैंक में कितना पैसा? 10,02,000। अब हम लोग देखेंगे लायबिलिटी साइड और एसेट साइड मैच हो रहा है कि नहीं। तो लायबिलिटी साइड में हमारे पास है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। इन दोनों का टोटल करो, इन दोनों का टोटल करो। ये दोनों का टोटल जो होना चाहिए ये तुम्हारे कैश एट बैंक से मैच होना चाहिए। हो रहा है? तो मैच हो रहा है। तो हम बैलेंस शीट नहीं बनाए, नोट्स टू अकाउंट में मैच करा दिए। किसी को कुछ पूछना है? अभी तक प्रोराटा में गए नहीं है, तैयारी हो रहा है प्रोराटा पे जाने का। समझे? हाँ, समझ आ रहा है? तो चलो अब एक काम करेंगे, रीइशू करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 देखो, प्रॉब्लम नंबर 4। यस, लिखो प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4। इन कंटिन्यूएशन विथ प्रॉब्लम्स 1, 2 and 3 above, रीइशू कराए? पूरा नहीं कराते। कंपनी रीइशूड 5,000 फॉरफिट किया ना। कंपनी रीइशूड 3,000 इक्विटी शेयर्स, इसमें लिखो इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ मिस्टर ए at rupees 9 per share to Mr. K past journal entries and prepare balance sheet and prepare balance sheet। कौन सा रंग ले? बैगनी कलर, पर्पल, अंग्रेज हो गया है। चलो अच्छा, रीइशू के लिए हम लोग कितना एंट्री पास करते हैं? ऑप्शन नो एंट्री, 1 एंट्री, 2 एंट्री, 4 एंट्री। 2 एंट्री, ठीक है। तो 2 एंट्री पास करते हैं। सबसे पहला एंट्री क्या होता है? वेरी सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान से देखो, हम लोग 3,000 शेयर रीइशू कर रहे हैं। कितना रुपया करके? 9 रुपया करके। फेस वैल्यू से हमेशा कंपेयर करना। फेस वैल्यू शेयर का है 10 रुपया और फेस वैल्यू से नीचे अपने रीइशू कर रहे हैं 9 रुपया में, यानी कि पर शेयर 1 रुपया का लॉस हो रहा है ना। इस लॉस को शेयर फॉरफीचर से हम लोग क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। ये जो लॉस ऑन रीइशू है इसे एडजस्ट करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। तो ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, बेसिकली ये लॉस एडजस्टमेंट है। ये क्या है बोलो? लॉस एडजस्टमेंट। इसको यहां पर लिखते हैं
लॉस एडजस्टमेंट। ठीक है, दिखा क्या तुम लोगों को? ये लॉस एडजस्टमेंट। और इधर कितना जाएगा? तो फाइनल अमाउंट जो बनेगा 27, 3 एंड 30। अब एक आखिरी एंट्री रीइश्यू का। एंट्री तो रटा रटाया होता है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री तो रटा रटाया है। प्रॉब्लम कुछ भी हो, कैसा भी हो, एंट्री तो यही होगा, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, जिनको समझ आ रहा है ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रहा है ध्यान से सुनो, सिर्फ मेरे बात को सुनो। और देखो ये फिगर निकल जाएगा। जो फिगर स्टूडेंट्स कैलकुलेट करके पेन पेपर पे नहीं निकाल पाते हैं, तुमको हम बस सोच के निकलवा देंगे, और तुम बस मेरे बात को सुनो ध्यान से। पहले समझो कि ये आखिर है क्या। कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करते हैं, बेसिकली एक कंपनी के लिए एक तरह का इनकम है। कैसा इनकम है? कैपिटल इनकम। कंपनी ने एक शेयर पहले इशू किया था किसी शेयर होल्डर को, और बाद में उस शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया। इसके वजह से, सुनना ध्यान से, कंपनी ने उसका शेयर भी ले लिया और उसका पैसा भी जब्त कर लिया। कंपनी ने शेयर इशू किया था पहले पुराने किसी शेयर होल्डर को, उस शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया पेमेंट में, इंस्टॉलमेंट ठीक से नहीं दिया। इसके वजह से कंपनी ने उसका शेयर भी फॉरफिट कर लिया, शेयर भी छीन लिया, और उसके साथ ही साथ उसका पैसा भी जब्त कर लिया। और फिर उसी शेयर को कंपनी ने दोबारा रीइश्यू किया किसी दूसरे पर्सन को, और उससे भी पैसा लिया। यानी एक ही शेयर को कंपनी एक तरीके से दो बार इशू कर रही है, दो बार बेच रही है, और दो आदमी से पैसा उठा रही है। पुराने वाले ओल्ड शेयर होल्डर से पैसा लेकर जब्त किया, वो भी कंपनी के पास पड़ा है, और नए वाले से वापस से रीइश्यू कर लिया। तो दो तरफ से कंपनी के पास पैसा आया, तो एक तरीके से कंपनी फायदे में ही चल रही है। अब तुम ध्यान से समझो, अभी कंपनी जो रीइश्यू कर रही है, ये 3000 शेयर रीइश्यू कर रही है, तो इस 3000 शेयर में 2000 शेयर मिस्टर ए का है, क्योंकि बोला है इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए का कितना शेयर था? 2000। तो 3000 में से 2000 मिस्टर ए का शेयर है, मतलब बाकी का 1000 मिस्टर बी का है। यही मतलब हुआ। कंपनी ने मिस्टर ए और मिस्टर बी से, सब लोग मेरे बात को सुनना, कंपनी ने पुराने शेयर होल्डर मिस्टर ए और मिस्टर बी से जो भी पैसा जब्त किया था, वो किधर डाला था? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ध्यान से देखना, जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, तो जर्नल एंट्री में हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, दिख रहा है? तो कंपनी ने जब मिस्टर बी से अमाउंट फॉरफिट किया था, पैसा जब्त किया था, तो उसको किधर पे ट्रांसफर किया था? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। इसी तरीके से जब कंपनी ने मिस्टर ए का शेयर फॉरफिट किया था, तो ए का जो अमाउंट है वो भी किधर डाला था? फॉरफिट किया हुआ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। यानी कंपनी जब भी शेयर होल्डर से पैसा फॉरफिट करती है, अमाउंट फॉरफिट करती है, उसको किधर ट्रांसफर करती है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। देखो, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डाला है। तो ए से कंपनी ने कितना फॉरफिट किया था? 6000 रुपया। देखो, बी से कितना फॉरफिट किया था? 15000 रुपया। और दोनों को कंपनी ने किधर डाला? देखो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट किया। तो ये तो कंपनी का फायदा है ना। 6000 रुपया और 15000 रुपया कंपनी के लिए एक तरह से फायदा है। क्यों फायदा है बोलो? क्योंकि ए ने और बी ने डिफॉल्ट किया, कंपनी से शेयर भी ले ली और दोनों का पैसा भी रख ली। 6000 रुपया ए का और 15000 रुपया बी का। तो कंपनी के पास आ गया 21000 रुपया टोटल। आया कि नहीं आया? पॉकेट का पैसा आया। कहां पर पड़ा ये 21000 रुपया? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में पड़ा हुआ है। कंपनी के पास शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना पड़ा है? 21000 पड़ा है। ठीक है, ए और बी का मिला के 21000 पड़ा है, 6000 प्लस 15000। अब इसको कंपनी दोबारा जब इशू कर रही है, तो 9 रुपया में इशू कर रही है, यानी कि हर एक शेयर पे 1 रुपया का घाटा हो रहा है। कितना घाटा हो रहा है? अगर 9 रुपया में इशू करेगी तो पर शेयर पे 1 रुपया का घाटा हो रहा है, मतलब कंपनी को टोटल 3000 का घाटा हो रहा है ना। कंपनी 3000 शेयर रीइशू कर रही है 9 रुपीज करके, जबकि फेस वैल्यू है 10।
तो कंपनी 10 रुपीज का फेस वैल्यू का शेयर 9 रुपीज में रीइश्यू कर रही है, तो पर शेयर 1 रुपया का घाटा हो रहा है, टोटल 3000 का घाटा हो रहा है। इस नुकसान को कंपनी कहां से भरपाई करेगी? वही पैसा जो पुराने 2 शेयर होल्डर से लेकर रखे थे शेयर फॉर फ्यूचर में। तो शेयर फॉर फ्यूचर को क्रेडिट किए थे ना, उसी पैसे से हम लोग इस नुकसान का भरपाई करेंगे, इसको डेबिट कर लेंगे। तो देखो शेयर फॉर फ्यूचर को हमने डेबिट किया, यानी कि शेयर फॉर फ्यूचर का एक तरीके से रिवर्सल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी ने पुराने शेयर होल्डर से जो डिफॉल्ट करने की वजह से जो पैसा जब्त किया था, उसी से निकालकर इस घाटे को कॉम्पेंसेट करी। इस घाटे का जो भरपाई है कंपनी भरपाई कर रही है, क्षतिपूर्ति। समझ में आ रहा है तुम लोग को क्या बोले? कॉम्पेंसेट कर रही है एक तरीके से। बोलने का मतलब है कंपनी का फिर भी फायदा ही हो रहा है, तुम लोग को दिख रहा है अभी भी कंपनी के पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि कैपिटल रिजर्व में क्या डालेंगे। अब ध्यान से सुनना, कंपनी का यहां पर शेयर पे लॉस कितना हो रहा है? 1 रुपया। तुम देखो पर शेयर पे घाटा कितना हो रहा है रीइश्यू में, क्योंकि 10 का शेयर 9 में रीइश्यू कर रही है ना, तो पर शेयर लॉस है 1 रुपया। लेकिन कंपनी ने पर शेयर फॉरफिट कितना किया था? तुम देखो तो कंपनी ने पर शेयर कितना, पर शेयर बार बार मैं बोल रहा हूं पर शेयर टोटल अमाउंट। स्टूडेंट का गलती क्या होता है मालूम है? स्टूडेंट ज्यादा होशियार बनता है, अपने स्कूल के टीचर को फॉलो करता है, पर शेयर के जगह टोटल पे फिगर कैलकुलेट करता है और यहीं पर लटक जाता है। इसीलिए जो बता रहे ना, मेरे बात को कान से सुनो और दिमाग में डालो। पर शेयर बोल रहे हैं, 2 वर्ड एक्स्ट्रा बोलने में मेरा मुंह पे जोर पड़ रहा है, एनर्जी जा रहा है, फिर भी बोल रहे हैं तुम लोगों के दिमाग में डालने के लिए। उसी तरीके से सुनो, उसी तरीके से दिमाग में डालो और वैसे ही सोचना जब सम बनाओगे। पर शेयर, अब सुनो फिर से बोल रहे हैं, कंपनी ने देखो पहले यहां पर ये मिस्टर ए का फॉरफीचर का एंट्री है, ये मिस्टर ए का फॉरफीचर का एंट्री है। जब कंपनी ने मिस्टर ए का शेयर फॉरफिट किया था, तो पर शेयर कितना अमाउंट फॉरफिट किया था? एंट्री देखकर बताओ, पर शेयर कितना अमाउंट फॉरफिट किया था? पर शेयर कितना अमाउंट फॉरफिट किया था? बोलो, किसको समझ में आ रहा है? फिर हम बोले ना पर शेयर, फिर हम क्या पूछ रहे हैं? कंपनी ने पर शेयर कितना अमाउंट फॉरफिट किया था? 3 रुपया। पर शेयर 3 रुपया फॉरफिट किया था। 2000, 3000, 5000, 8000 ऐसे नहीं, ये पर शेयर थोड़ी है। पर शेयर कितना, देखो कंपनी ने टोटल कितना फॉरफिट किया था? कंपनी ने टोटल 6000 फॉरफिट किया था, बट दिस इज टोटल अमाउंट। कंपनी ने पर शेयर कितना फॉरफिट किया था? 3 रुपया करके ना। पर शेयर का मतलब होता है एक शेयर के ऊपर कितना फॉरफिट किया था। पर शेयर का मतलब एक शेयर के ऊपर कितना फॉरफिट किया था। कंपनी ने मिस्टर ए के समय एक शेयर पे 3 रुपया करके फॉरफिट किया था। पर शेयर 3 रुपया फॉरफिट किया था, किसके लिए? ए के लिए। ठीक है, सेम अगर समझ आ गया तो अब बी का केस में बताओ। ये बी का फॉरफीचर का एंट्री है। बी के केस में टोटल फॉरफीचर कितना था? 15,000। पर शेयर कंपनी ने कितना फॉरफिट किया? बोलो, 5 रुपया। अब समझ में आ रहा है? तो ए से कंपनी ने पर शेयर 3 रुपया फॉरफिट किया, बी से कंपनी ने पर शेयर 5 रुपया फॉरफिट किया। ठीक है, रीइश्यू करने के समय पर शेयर नुकसान कितना हुआ? रीइश्यू करने के समय पर शेयर नुकसान, देखो टोटल नुकसान तो 3000 का हुआ, पर शेयर का नुकसान कितना हुआ? 1 रुपया। तो बाकी का जो मेरा फायदा हुआ वो कितना हुआ? देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना। कंपनी ने जो 3000 शेयर रीइश्यू किया, सब लोग सुनो ध्यान से, कंपनी ने जो 3000 शेयर इश्यू किया ना, कंपनी ने जो ये 3000 शेयर इश्यू किया, इसमें से 2000 शेयर किसका है? ए का। 2000 शेयर ए का है, बोला है ऊपर में इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ ए। ए से कंपनी ने पर शेयर कितना प्रॉफिट किया था? 3 रुपया, और उसमें नुकसान में एक एडजस्ट करने में कितना चला गया? 1 रुपया। अभी भी तो 2 रुपया बचा हुआ है ना। कंपनी ने क्या कंपनी ने मिस्टर ए से पर शेयर 3 रुपया फॉरफिट किया था और लॉस एडजस्ट करने में 1 रुपया चला गया। अभी भी कंपनी के पास 2 रुपया फायदे में है। 2000 के ऊपर 2 रुपया, ये कंपनी का फायदा हो गया ए वाले शेयर से। बी से कंपनी ने पर शेयर कितना फॉरफिट किया था? 5 रुपया, उसको भी रीइश्यू किया, उसमें भी 1 रुपया का घाटा हो गया। तो अभी भी तो कंपनी के पास 4 रुपया का फायदा है। तो ये जो 3000 शेयर कंपनी ने रीइश्यू किया है, इस 3000 शेयर को पहले तो 2 पार्ट में स्प्लिट करो। 2000 ए का, 1000 किसका? बी का। ठीक है, 2000 ए का, 1000 बी का। अब 2000 ए वाला शेयर जो है, जिसको कंपनी ने रीइश्यू किया, उस पे कंपनी ने फॉरफिट किया था 3, लॉस हुआ 1, तो 2 रुपया फायदा। बी वाले शेयर में कंपनी ने फॉरफिट किया था 5, घाटा हुआ 1, फायदा है 4,
तो अब टोटल कंपनी का फायदा कितना हुआ? टोटल कंपनी का फायदा हुआ 2000 शेयर पे 2 रुपया करके और 1000 शेयर पे 4 रुपया करके। तो 2000 इंटू 2 कितना होता है 4 और 1000 इंटू 4 कितना होता है 4। टोटल अमाउंट कैपिटल रिजर्व का कितना होगा 8000। ये पर शेयर का कैलकुलेशन अगर एक बार दिमाग में फिट कर लिए ना तो ना कोई टेबल बनाना पड़ेगा ना कोई कैलकुलेशन करना पड़ेगा और गलती एकदम नहीं होगा, एक बार में करेक्ट करोगे। ठीक है, जल्दी से इसके एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। इसका बैलेंस शीट देखो। अगेन हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, क्या बना रहे? नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट्स में देखो, सबसे पहले नंबर 1 लिखो, साथ साथ में लिखो। नोट्स टू अकाउंट में लिखो, पहला क्या होता है? शेयर कैपिटल। ठीक है, इसमें आएगा नंबर ए, इशूड कैपिटल। ध्यान से देखना, कंपनी ने पहले 80,000 इशू किया था, मार्केट में 80,000 चला गया, फिर उसमें से कंपनी ने पहले 2,000 फॉरफिट किया, फिर 3,000 फॉरफिट किया, यानी टोटल 5,000 फॉरफिट कर लिया। तो मार्केट से 5,000 वापस आ गया, तो कंपनी का इशूड शेयर कैपिटल कितना था? 75,000 शेयर। अभी वापस 75, ठीक है, अभी वापस से कंपनी ने री इशू कितना कर दिया? 3,000। तो 75 प्लस 3, अभी मार्केट में वापस इशूड शेयर कैपिटल कितना है बोलो? 78,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 each। ठीक है, 7,80,000 सेकेंड कॉलम में लिखो और डबल लाइन से क्लोज करो। नंबर बी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अच्छा, ये 78,000 पूरा सब्सक्राइब्ड है और इसमें कोई डिफॉल्ट है क्या? नहीं। ए और बी के जिसका डिफॉल्ट हुआ था, कॉल सिनेरियर हुआ था, वो तो कंपनी ने ऑलरेडी फॉरफिट कर दिया, तो कॉल सिनेरियर तो होगा नहीं। फॉर फीचर का तो अलग से लिखेंगे। देखो, तो यहां पर सब्सक्राइब कैपिटल में क्या लिखेंगे? देखो यहां पर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड 78,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 each। यहां पर 8 कॉल्ड अप ये सब लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप हो गया। तो कितना हो गया? 7,80,000। कॉल्स इन एरियर भी माइनस नहीं होगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि कॉल्स इन एरियर तो खत्म हो गया ना, जैसे ही फॉर फीचर होता है कॉल्स इन एरियर खत्म हो जाता है। ठीक है, खत्म। इसके बाद शेयर फॉर फीचर आ जाता है, तो शेयर फॉर फीचर इधर आएगा क्या? आएगा शेयर फॉर फीचर? सोच के बताओ। रीइश्यू होने के बाद शेयर फॉर फीचर कैंसिल हो जाता है, लेकिन सारा तो रीइश्यू नहीं हुआ। सारा रीइश्यू हो गया क्या? नहीं नहीं, सारा रीइश्यू नहीं हुआ। तो अब हम लोग लिखेंगे यहां पर शेयर फॉर फीचर। अब ध्यान से सुनना, कौन सा रीइश्यू नहीं हुआ? मिस्टर ए का तो पूरा शेयर रीइश्यू हो गया था ना, 2000 का 2000। मिस्टर बी का 3000 शेयर था, उसमें से 1000 रीइश्यू हुआ। मेरा बात को ध्यान से सुनो। मिस्टर ए का 2000 शेयर था, कंपनी ने 2000 फॉरफिट किया, 2000 पूरा रीइश्यू भी कर दिया। मिस्टर ए का पूरा रीइश्यू हो गया, लेकिन मिस्टर बी के पास 3000 शेयर था, कंपनी ने 3000 फॉरफिट किया था, लेकिन उसमें से रीइश्यू सिर्फ 1000 का हुआ। यानी कि मिस्टर बी का 2000 शेयर ऐसा है जो फॉरफिट तो हुआ पर रीइश्यू नहीं हुआ। मेरा बात समझ में आया? मिस्टर बी का 2000 शेयर फॉरफिट तो हुआ पर रीइश्यू नहीं हुआ। फिर से बोल रहे हैं, मिस्टर बी का 2000 शेयर फॉरफिट तो हुआ पर रीइश्यू नहीं हुआ। तुम लोग को समझ में आया? मिस्टर बी का 3000 फॉरफिट हुआ, 1000 रीइश्यू हुआ, यानी कि 2000 फॉरफिट तो हुआ पर रीइश्यू नहीं हुआ।
तो वो 2000 का तो पैसा यहाँ पर लिखना होगा ना, तो कितना करके होगा इसका पैसा, बोल सकता है कोई, कितना करके होगा? अभी बता चुके थे, दिमाग लगा के बोलो, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। 2000 इंटू कितना होगा? कॉपी में एंट्री देखो कितना करके होगा। एक आंसर आया 5, किसको इसको ठीक लग रहा है? एक और आंसर 4, एक और आंसर लेंगे, जल्दी बोलो। शेयर फॉर फ्यूचर मिस्टर बी का है ये 2000 शेयर, कितना होगा? कॉन्फिडेंस रखो और क्वेश्चन में देख के बोलो, गलत सही का चिंता मत करो, पर सोच के बोलना, रैंडमली मत बोलना। मिस्टर बी का शेयर फॉर फ्यूचर में कितना अमाउंट जाएगा? 3000 कंपनी ने फॉरफिट किया था, 1000 जिसमें से रीइशू हो गया है, 2000 अभी भी फॉरफिटेड स्टेज में है, रीइशू नहीं हुआ 2000 का। कितना अमाउंट होगा? इतना समय नहीं है मेरे पास, 5 रुपया इज द करेक्ट आंसर। मिस्टर बी का फॉर फ्यूचर का एंट्री देखो, मिस्टर बी का फॉर फ्यूचर का एंट्री, उसमें पर शेयर पे कितना फॉरफिट हुआ था? 5 रुपया हुआ था ना, 3000 इंटू 5। मिस्टर बी का फॉर फ्यूचर का एंट्री देखो, इतना खोजने में टाइम नहीं लगना चाहिए। मिस्टर बी का फॉर फ्यूचर का एंट्री देखो, उसमें से जो 2 शेयर फॉर फ्यूचर लिखे थे उसमें कितना था? 3000 इंटू 5 था, तो उसमें से 1000 तो रीस हो गया, उसका कहानी खत्म। बाकी का जो बच गया वही तो है 2000 इंटू 5, तो फॉर फ्यूचर हुआ पर रीइशू नहीं हुआ। 2000 इंटू 5। I think I have had enough of the discussion and explanation. Let us move ahead, considering the time constraint. देख रहे हो, इंग्लिश इज नॉट बैड। हाँ, चलो 7,90,000 हो गया शेयर कैपिटल। अब इसके बाद नंबर 2 लिखो, नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में अब हमारे पास दो चीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दो चीज बोलो। पहला तो सिक्योरिटीज प्रीमियम और दूसरा कैपिटल रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो यहां पर देखो, इस रीइशू के वजह से तो कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नया हो नहीं रहा है ना। तो पुराना सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? 2,31,000। यहां पर भी रहेगा 2,31,000। फर्स्ट कॉलम में लिखना 2,31,000, सेम ही रहेगा। और यहां पर कैपिटल रिजर्व आ जा रहा है 8,000 का, तो 8,000, तो 2,39,000 ये रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया। 231 था ना पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, देखो पुराना वाला, जस्ट इसके पहले वाला बैलेंस शीट देखना, ठीक है। 231 और इसमें अभी आ गया कैपिटल रिजर्व 8,000, हो गया टोटल रिजर्व एंड सरप्लस। अब नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें लिखेंगे कैश एट बैंक। तो देखो इसके जस्ट पहले वाले बैलेंस शीट में ध्यान से देखना, इसके जस्ट पहले वाले बैलेंस शीट में कैश एट बैंक कितना था? 10,02,000 था। तो देखो 10,02,000, तो यहां पर लिखेंगे 10,02,000, ये जस्ट पहले था। अभी रीइशू की है, रीइशू में कितना आया बैंक में? देखो डेबिट 27,000, तो प्लस यहां पर 27,000 रीइशू में हुआ ना बैंक अकाउंट डेबिट, तो कितना आता है बोलो? 10,29,000 हो गया ना, यानी कि 10,29,000। अब तुम लोग देखो यहां पर शेयर कैपिटल का यहां पर जो है अमाउंट कितना? 790 और इसका 239, इसका टोटल करो। देखो तो क्या ये दोनों का टोटल इसके बराबर आ रहा है? ये दोनों का टोटल इसके बराबर आ रहा है, क्योंकि अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस होगा, एसेट साइड में बस कैश एट बैंक होगा। समझ में आया? बैलेंस शीट हमारा हो गया टैली, बिना बैलेंस शीट बनाए नोट्स टू अकाउंट से अपने। आज मेरे ख्याल से प्रोराटा स्टार्ट अगर कर दे तो तुम्हारे मस्तिष्क पे बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग बिना प्रोराटा का जो केस होता है इशू ऑफ शेयर्स में,
वो पूरा केस पूरा डिटेल में हम लोगों ने रिवीजन किया, प्रॉब्लम को तोड़-तोड़ कर, और हर एक चीज का हमने बैलेंस शीट में भी इफेक्ट देखा, बैलेंस शीट पे कैसे असर पड़ता है। बस प्रोराटा वाला चीज रह गया। तो इससे हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स, जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो सब तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, तुम लोग का रिवीजन हो गया। अब हम लोग एक और छोटा सा सेशन लेंगे जिसमें सिर्फ प्रोराटा को डिस्कस करेंगे, चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल एंट्री कैलकुलेशन ये सब डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब आज हो गया पूरा डिटेल में। और हम लोग सीधा प्रोराटा में आएंगे और प्रोराटा के कैलकुलेशन वगैरह को समझाएंगे, और उसमें प्रोराटा पूरा डिटेल में वैसे ही करके, जैसे किए ना एकदम वैसे ही करके। तो इस चैप्टर में जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, अपना तारीफ करने की बात नहीं है, बट बिलीव यू मी, इतना क्लैरिटी से तोड़-तोड़ कर एक-एक चीज का इफेक्ट और कैलकुलेशन बताने का तुम्हें अपॉर्चुनिटी कहीं और नहीं मिलेगा। इस चीज को अच्छे से समझना, ठीक है? और घर पे अपने कॉपी में इस प्रॉब्लम को रिवीजन करना, और अगले क्लास में आने के पहले, प्रोराटा रिवीजन के पहले एटलीस्ट अपना बेसिक कैलकुलेशन ये सब कर लेना, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे ना ठीक से, यहां तक का अगर क्लैरिटी नहीं है, तो प्रोराटा में सही में फेड अप हो जाओगे, एकदम दिमाग खराब हो। मेरा पढ़ाने का जो लेवल होता है वो अलग ही होता है, एकदम डीप में चले जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, प्रोराटा में एकदम फिर परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए पहले यहां तक पे होल्ड बनाओ, अगर यहां तक क्लियर है देन यू आर रेडी टू गेट इनटू प्रोराटा, एंड वी विल डाइव डीप इनटू इट। मतलब ऐसा नहीं ऊपर ऊपर तैर के बस खाली फ्लोट करके रह जाएंगे, एकदम जब उतरेंगे तो गहराई में चले जाएंगे, एकदम लगेगा कि एकदम एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे। ठीक है, चलो आज के क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।